गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 से पेपर CC3 जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड समकालीन विश्व, इससे आज एक विषय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हमारे आज का विषय होगा 20वीं शताब्दी के सामाजिक क्रांति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ओवरव्यू ऑफ 20th सेंचुरी फॉर सोशल रेवोल्यूशन। इसका मतलब यह होता है कि 20वीं शताब्दी के दौरान जितनी भी आंदोलन, सोशल आंदोलन, सामाजिक क्रांतियां संपादित हुई हैं, उन सभी क्रांतियों को एकाग्र रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। 20वीं शताब्दी का वैश्विक इतिहास सामाजिक क्रांति के लिए विख्यात है। इस दौर में अनेक युद्ध हुए जिससे मानवता शर्मसार हुई तथा मानवता के लिए गंभीर संकट पैदा हुए। इस दौर में यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका पर उपनिवेश कायम करके उनका भरपूर शोषण भी किया। इस कारण परंपरागत शासन व्यवस्था के विरुद्ध सामाजिक क्रांति के दौर की शुरुआत हुई। इन क्रांतियों के दौर में हम सबसे पहले एशियाई राष्ट्र चीन का उदाहरण लेते हैं। वर्ष 1911 में चीनी क्रांति संपन्न हुई। इस क्रांति के कारण चीन में निरंकुश प्रभुसत्ता का अंत हुआ। इस क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर sun yat-sen द्वारा किया गया था, किंतु यह क्रांति चीन की पुरानी परंपराओं एवं अवशेषों को नष्ट नहीं कर सकी। दरअसल sun yat-sen ने कुओमितांग दल का गठन मूल रूप से चीन को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करवाकर एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से किया था। इसके अलावे भूमि सुधार कार्यक्रमों के द्वारा कृषकों को जमींदारों के शोषण से वे मुक्त करवाना चाहते थे, परंतु शीघ्र ही कुओमितांग दल तथा समाजवादियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। चीन में माओ के नेतृत्व में चीन की साम्यवादी दल ने एक लंबे युद्ध के पश्चात 1949 ईस्वी में चीन की विस्तृत भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। चीन ने औपनिवेशिक स्वतंत्रता हासिल करने के पश्चात माओ के नेतृत्व में सैद्धांतिक मार्क्सवाद के सिद्धांतों को अपनाया और चीन ने पारंपरिक सांस्कृतिक तत्वों के साथ सामंजस्य बैठाया। माओ ने विश्व की प्रथम संपूर्ण कृषक क्रांति का नेतृत्व किया। इस प्रकार चीन की साम्यवादी क्रांति लेनिन की रूसी क्रांति से भिन्न थी, अलग थी। रूसी क्रांति भी इसी दौर की महत्वपूर्ण घटना रही। दरअसल साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण रूस के जार निकोलस द्वितीय ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में ढकेल दिया, लेकिन रूस में श्रमिकों मजदूरों में भयंकर असंतोषों के द्वारा 1917 में रूसी क्रांति संपन्न हो गई। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस को स्वेच्छाचारी जार शासन से मुक्ति मिल गई। इस क्रांति में सरहरा वर्ग को शोषित क्रांतिकारी एवं सुसंगठित वर्ग था।
शासन का कर्णधार बना। इस क्रांति के पश्चात निरंकुश शासन का अंत अवश्य हो गया, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास नहीं किया गया, अपितु सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत करके सर्वसाधारण मजदूर और किसान जनता की सत्ता स्थापित की गई। इस प्रकार रूस में समाजवाद की विचारधारा को विश्व में पहली बार मूर्त रूप प्राप्त हुआ। यह ऐसी विचारधारा है जो एक नए समाज, संस्कृति और सभ्यता को जन्म देती है। साम्यवादियों के अनुसार समाज की संपूर्ण सत्ता पर श्रमिकों का एकाधिकार होना चाहिए, क्योंकि श्रमिक ही वास्तव में राष्ट्रीय धन के उत्पादक होते हैं। इस युग में लगभग आधा यूरोप तथा पश्चिम एशिया को इस विचारधारा ने प्रभावित किया। वैश्विक इतिहास में 1914 से 1919 का दौर प्रथम विश्व युद्ध का दौर रहा। इसके पश्चात पेरिस में शांति सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें युद्ध के लिए मुख्य रूप से जर्मनी को दोषी ठहराया गया और उसे बुरी तरह से कुचलने का प्रयास किया गया। जर्मनी ने भारी क्षतिपूर्ति, उसके क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ की निगरानी में मैंडेट शासन प्रणाली, सैन्य शक्ति को बुरी तरह से कुचलने आदि कार्य किए। इन कार्यों से जर्मनी में भारी असंतोष फैला और जर्मनी में प्रतिशोधात्मक भावनाएं फैलने लगे। इस प्रकार जर्मनी के प्रति दमनात्मक कार्यवाहियों ने जर्मनी में एक अलग माहौल तैयार किया। इससे जर्मनी में पुनः स्वेच्छाचारी शासन की विचारधारा फैलने लगी, जिसका नेतृत्व हिटलर ने किया। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र के अधीन गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। प्रारंभ में कुछ संकटों के बाद वाइमर गणतंत्र वहां स्थिर शासन चलाने लगा, लेकिन हिटलर ने जर्मनों के प्रतिशोधात्मक भावना का संचार किया और जर्मनी को नाजीवादी दर्शन से प्रभावित करके संपूर्ण विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। दूसरी ओर इटली असंतुष्ट राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने इटली को प्रादेशिक लाभ का आश्वासन देकर उसे अपने गुट में मिला लिया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली को कोई प्रादेशिक लाभ नहीं दिया गया, जिससे इटली में भयंकर असंतोष फैला। इस दौर में इटली में भी फासीवादी विचारधारा फैलने लगी, जिसने मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में रखने का यत्न करने लगे। इस दौर में मुसोलिनी ने
असंतोष का लाभ उठाकर फासिस्टवादी निरंकुश शासन प्रणाली को अपनाया। इस प्रकार इस दौर में चारों ओर असंतोष व्याप्त थे, जिसने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का दंश झेलने पे मजबूर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय प्रभुत्व राष्ट्र समाप्त हो गए, जिसने नियोपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे एशियाई तथा अफ्रीकी देशों से यूरोपीय प्रभुत्व समाप्त होने लगा। इस दौर में भारत, बर्मा, लंका, मलाया, मलेशिया, अफ्रीका आदि देशों में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुए। इन आंदोलनों के कारण सभी देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत में भी कई आंदोलनों की श्रृंखला आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्र हुआ। इन आंदोलनों के दौरान भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। समाज का हर वर्ग, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो या फिर वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, सब लोगों ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित रूप से सहभागिता प्रदान की। इन आंदोलनों में सामाजिक दायरा व्यापक रूप से दिखाई देता है, जो इस बात का परिचायक है कि सामाजिक विचारधाराएं अब दास्ता को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और पूरा का पूरा समाज एकजुट होकर इन राष्ट्रीय आंदोलनों में कूद पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक राजनीति दो महाशक्तियों के बीच विभाजित हो गई। पहली अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी थी और दूसरी सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी थी। इन दोनों महाशक्तियों में शीत युद्ध की प्रारंभ हो गया। इन शीत युद्धों के कारण पुनः वैश्विक शक्तियां अपना अपना प्रभाव बढ़ाने में लग गई। इस नए दौर में नई स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किसी भी गुट में जाने की अपेक्षा एक अलग गुट बनाना प्रारंभ किया और गुट निरपेक्ष आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें अनेक नव स्वतंत्र हुए राष्ट्रों के देश शामिल हुए। आगे चलकर सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसके पश्चात वैश्विक राजनीति अमेरिका के पक्ष में हो गई और वह एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने दृष्टिगोचर हुआ। इस प्रकार से हम 20वीं शताब्दी की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक एक करके देखें तो हम पाते हैं कि सभी क्रांतियों में सामाजिक चेतना और बौद्धिक विकास ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दरअसल कोई भी क्रांति समाज की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। यदि देश की राजनीतिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होती है तो उसे समाज का भी समर्थन मिलता है, लेकिन जब देश में राजनीतिक व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है तो उस देश का समाज और सामाजिक वर्ग उससे व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं और जब समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है तो सामाजिक वर्ग एक क्रांति का माध्यम
लेकर उस संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं और इसी के फलस्वरूप देशों में क्रांतियां घटित होती हैं। यही चीजें हमें चीन की क्रांति जो 1911 में संपन्न हुई उसमें देखने को मिली। फिर 1917 की रूसी क्रांति, उसमें भी सामाजिक वर्ग की चेतना व्यापक रूप से दिखाई देती है। इसके पश्चात विश्व युद्धों के दौरान भी समस्त देश के सामाजिक वर्गों की उसमें सक्रिय सहभागिता रही और इसके पश्चात जो द्वितीय विश्व युद्ध हुए तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी समाज के लगभग सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर उसमें सहभागिता निभाई। इन घटनाक्रमों का समाज के लोगों, उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्ष पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा और इसी के परिणाम स्वरूप कई देशों में स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई। सारे पराधीन राष्ट्र स्वतंत्र हुए और नवसृजित राष्ट्रों का उदय हुआ। नवसृजित राष्ट्रों के द्वारा किसी भी गुट में ना जाकर गुटों से अलग रहने की राजनीति की शुरुआत हुई और इसमें सामाजिक वर्ग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। अब इसके पश्चात जब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं तो हम पाते हैं कि 20वीं सदी अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई रही, जहां एक और 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति, 1917 में रूसी क्रांति और उसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आदि के माध्यम से अनेक राजनीतिक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए और विश्व में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए, जिस कारण भयानक जनसंहार और विशाल पूंजी का नाश हुआ। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष यह भी हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के पश्चात विश्व में नई औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे अनेक देशों को स्वतंत्रता हासिल हुई और इसके पश्चात राजनीतिक परिवेश अमेरिका के पक्ष में चला गया। वैसे उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वैश्विक राजनीति अमेरिका के हाथों में चली गई और इसने समाज के लगभग सभी वर्गों को व्यापक रूप से प्रभावित करने का कार्य किया और इन सभी क्रांतियों में और विश्व युद्धों में समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। तो हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। 20वीं शताब्दी में हुए सामाजिक परिवर्तनों या सामाजिक क्रांति से संबंधित प्रश्न आने पर आप इस बातों का वर्णन वहां आप कर सकते हैं, जिससे आप सहजता से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कक्षा हम यहीं विराम लगाते हैं। हम अगली कक्षा में फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे एक नए क्लास के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई विषय समझ में ना आया हो तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखकर भेज दें। हम उन प्रश्नों का जरूर जवाब देंगे और आपकी सारी शंकाओं का समाधान भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।